हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभात कुमार आज एक दूसरा वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि अब मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊँगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट लोगों का ये कॉल आया कि नहीं सर इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है नरेशन, उस नरेशन को सर पहले पढ़ा दीजिए फिर हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आपको पढ़ाना नरेशन। ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और ख़ास के आप ऊपर के कंपटीशन CGL वगैरह में जाओगे तो 25 मार्क्स का नरेशन रहता है 200 मार्क्स में। तो शुरू से भी आप 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 11, 12 सब में नरेशन की ज़रूरत है। और ख़ास करके जब आप क्वेश्चन आंसर करते हो किसी चैप्टर का तो उसमें भी बिना नरेशन का आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि ज़्यादातर आंसर इनडायरेक्ट स्पीच में ही होते हैं। तो हम लोग आज शुरू करते हैं पढ़ना नरेशन। सबसे पहले ये जानना जरूरी है ये नरेशन होता क्या है। नरेशन का ही सिनोनिम्स है, जिसको हिंदी में आप पर्यायवाची कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट। किसी आदमी का जो वक्तव्य है स्टेटमेंट है, किसी स्पीकर का जो स्टेटमेंट है उसी को हम कहते हैं नरेशन। अब क्या होता है वो क्या पढ़ना जरूरी है, जब किसी का स्टेटमेंट ही है तो इसके बारे में कितना नॉलेज की जरूरत है, ये अब हमको पढ़ना है नरेशन में। अब आप एग्जाम्पल से उस चीज़ को समझोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मान लो कि मेरा नाम प्रभात है और प्रभात आपसे कुछ कहता है। अब उसको हम कैसे लिखते हैं, पहले इसको आप देखिए। मैंने एक इंग्लिश का सेंटेंस लिखा, प्रभात सेज टू मी आई एम अ टीचर। अब इसको आप ध्यान से देखो, क्या मतलब हुआ। प्रभात मुझसे कहता है कि मैं एक शिक्षक हूं। कहने वाला कौन? प्रभात। किसको कहा? मुझको कहा। क्या कहा? कि आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। अब प्रभात जो बोला उस बात को मैंने यहां पर हूबहू लिख दिया, बिना कोई चेंज का, बिना कोई परिवर्तन का। जो उन्होंने बोला उसको मैंने हूबहू लिख दिया। अब वक्ता की बात को, स्पीकर के बात को बिना कोई चेंज किए हुए अगर हम हूबहू उसी की भाषा में लिख देते हैं उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब ये स्टेटमेंट जो है, इसी स्टेटमेंट को हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तरह होगा, एक तरीका क्या होगा कि जो स्पीकर बोला है उसको हूबहू मैंने लिख दिया, और दूसरा तरीका क्या होगा कि स्पीकर जो बोला उस बात को हम थोड़ा सा उसमें चेंज करके, बिल्कुल हूबहू नहीं, थोड़ा सा बदल के लिखेंगे, लेकिन उसका भाव नहीं बदलेगा, भाव वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल जाएगा। तो दो तरह की बात हो गई। एक बात हो गई जो हूबहू स्पीकर की बात को मैंने लिख दिया, वो डायरेक्ट हो गया, सीधी बात हो गई। इसलिए स्पीकर के बात को जब हम हूबहू लिखते हैं उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अब इसी को थोड़ा सा हम बदल देते हैं,
लिखने के तरीका को। अब मैं लिखता हूं प्रभात tells me that he is a teacher. He is a teacher. अब देखो आप, ये दोनों सेंटेंस जो है, पहला सेंटेंस का मतलब हुआ कि प्रभात मुझसे कहता है कि मैं एक शिक्षक हूं। दूसरे सेंटेंस में क्या है कि प्रभात मुझसे कहता है कि वह एक शिक्षक है। दोनों ही सेंटेंस के भाव में तो कोई अंतर नहीं है। हर हालत में प्रभात कहते हैं कि वह शिक्षक ही हैं, प्रभात शिक्षक ही हैं दोनों स्टेटमेंट में। लेकिन थोड़ा सा बदल गया। थोड़ा सा बदल गया क्या कि यहाँ से के बदले टेल आ गया, यहाँ पर आई के बदले ही आ गया। स्वाभाविक है, ही आया तो आई की जगह एम था तो यहाँ इज ही आ गया। थोड़ा सा चेंज हुआ। अब ये जो थोड़ा सा चेंज करके हमने बोला तो ये इनडायरेक्ट रूप में बोला, डायरेक्ट तो मैंने नहीं बोला, इन्होंने जो बोला था उसको। इसलिए इसको कहते हैं हम, इस तरह के सेंटेंस को कहते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि स्पीकर की बातों को, उसके स्टेटमेंट को जब हम हूबहू बोलेंगे तो वो होगा डायरेक्ट स्पीच, और जब उसी के बात को, स्पीकर की बात को हम अपनी तरह से बोलेंगे तो वो होगा इनडायरेक्ट स्पीच। अब क्या हो गया, नरेशन के दो पार्ट हो गए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ये डिफिनीशन आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, मैंने आपको समझा दिया कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। पढ़ना आपको क्या है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करना और इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट में चेंज करना। और इस चीज़ के लिए हमारे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, और उस नियम के आधार पर हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में या फिर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज हो गया। यहाँ पर जो आपने देखा कि ये आई बदल गया ही में, वो कैसे बदल गया, क्यों बदल गया, ये से बदल गया टेल में, क्यों बदल गया, इसका नियम है। उसी नियम को पढ़ेंगे। एग्जाम में भी आपको वही पूछा जाता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज हो। तो मैं ज़्यादा उधर उधर की बातों में नहीं आना चाहता, सीधे हम आते हैं अपने काम पर कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज कैसे करेंगे। उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ को आपको जानना जरूरी है। मैं अभी वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। अब हम यहाँ पर उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा बदलते हैं। प्रभात सेज टू मी आई एम योर टीचर। आई एम योर टीचर। अब देखिए ये क्या है, आप अच्छी तरह से समझ गए हैं इन्वर्ट। और एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको कि डायरेक्ट स्पीच को हम जब भी लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, क्योंकि हूबहू स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट हमेशा कोटेशन कहलाता है और कोटेशन हमेशा कोट किया जाता है और कोट किया जाता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो यहाँ पर आई एम योर टीचर ये डायरेक्ट स्पीच है। स्टेटमेंट जो है स्पीकर का उसको हमने हूबहू यहाँ पर दिया है, इसलिए ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। मैं बगल में लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि ये है क्या, डायरेक्ट स्पीच। ठीक, इतना आप समझ गए, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसी को बदलना है हमको इनडायरेक्ट में, तो इस कैसे बदले इसको हम, इसको जानने के लिए कुछ बेसिक चीज को जानना जरूरी है, वो जानिए पहले आप। अब ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है
इसको हम सबसे पहले दो भाग में बांटते हैं। एक हिस्सा हुआ ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, और एक हिस्सा हुआ ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। अब मैं ये डायरेक्ट स्पीच को मिटा देता हूं, आराम से आप इसको समझ जाइएगा। ये मैं यहां पर लिख देता हूं DS मतलब डायरेक्ट स्पीच। अब इसका दो हिस्सा हमने बताया, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो ये हिस्सा है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लाउज, और इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, पहले आप इस चीज को समझिए। ये रिपोर्टिंग क्लाउज लिखा हुआ है। अब आप पूछिएगा सर ये क्लाउज क्या होता है, आपने यहाँ क्लाउज लिख दिया, ये क्लाउज क्या है। अब आपको मैं थोड़ा सा क्लाउज पहले समझा देता हूँ। क्लाउज का मतलब होता है जब कोई बड़ा सेंटेंस है तो उस सेंटेंस का दो पार्ट हो जाता है और वो बीच में किसी न किसी चीज से जुड़ा रहता है, चाहे कॉमा से जुड़ा रहे या और भी कंजंक्शन का वर्ड है, इफ है, दैट है, व्हिच है, किसी से भी जुड़ा रहेगा। लेकिन वो सेंटेंस बड़ा होता है, उसके दो पार्ट हो जाते हैं और हर पार्ट को तब हम कहते हैं उपवाक्य, या उसी को कहते हैं क्लाउज, इंग्लिश में क्लाउज कहते हैं। क्लाउज तभी हो सकता है कोई सेंटेंस का पार्ट जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो। अब यहाँ पर देखिए इस हिस्से में ये क्या है, प्रभात, ये प्रभात सब्जेक्ट है, इसी प्रभात का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, और इसी में एक वर्ब है जिसको कहते हैं हम सेज, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट सेंटेंस का वह हिस्सा जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो उसको क्लॉज कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट भी है प्रभात और एक वर्ब सेज भी है, इसलिए ये हिस्सा क्या हो गया, क्लॉज हो गया। इसीलिए इसको कहा गया रिपोर्टिंग क्लॉज और इसको कहा गया रिपोर्टेड स्पीच। अब फर्क समझिए, कहीं कहीं पर आप पढ़ेंगे या टीचर भी आपको कभी कभी पढ़ा देते हैं कि इस हिस्से को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये पूरा हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब नहीं हो सकता, वर्ब तो सिर्फ सेज है, प्रभात क्या है, सब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये पूरा मिलके क्लॉज कहलाता है। तो अब इसको अगर थोड़ा सा हम रिफाइन करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, तब आपका क्लियर हो जाएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ नरेशन वाले को, वो आप देख चुके हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं। अब ये जो सेज है ये क्या है, वर्ब है, ये सेज है वर्ब किसका, रिपोर्टिंग क्लॉज का। और रिपोर्टिंग क्लॉज का यह सेज जब वर्ब है तो इसको क्या कहेंगे तब, इसको कहेंगे तब रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब हुआ ये सेज, न कि ये पूरा हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अपनी कोई औकात नहीं होती है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब नहीं है तो फिर सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है। आप गौर करो कि अगर हम यहाँ से इस सेंटेंस को हटा देते हैं, सिर्फ प्रभात लिखा हुआ है, तो आप कहिएगा कि प्रभात सब्जेक्ट है, नहीं, आप क्या कहिएगा, प्रभात एक नाउन है। और अगर हम इस हिस्सा को यहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ मी लिखा हुआ है, तो आप क्या कहिएगा कि ऑब्जेक्ट है, नहीं, आप कहिएगा वो प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में तभी बनेगा जब उसमें वर्ब होगा। किसी सेंटेंस का मालिक वर्ब होता है और उसी का सब्जेक्ट और उसी का ऑब्जेक्ट होता है। तो अब ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ सेज और इसी का सब्जेक्ट कौन हो गया, ये प्रभात क्या हो गए, सब्जेक्ट, और मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आप इन सारे चीज़ों को जो भी मैं ग्रामर का टेक्निकल वर्ड यहाँ पर आ रहा है उसको आप ध्यान से समझते चलो। तो आगे चेंज करने में आपको रिपोर्टिंग वर्ब का बार बार यूज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का यूज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का यूज होगा, ठीक है।
अब देखो रिपोर्टिंग क्लॉज इसका नाम क्यों पड़ा? रिपोर्टिंग क्लॉज मतलब रिपोर्ट करने वाला हिस्सा, वो हिस्सा सेंटेंस का जो कोई रिपोर्ट कर रहा है। तो प्रभात सेज टू मी, ये रिपोर्ट करने वाला हिस्सा, और इसका नाम पड़ा रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि रिपोर्ट किया हुआ हिस्सा। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि ये हिस्सा क्या रिपोर्ट करता है? आई एम योर टीचर, इसलिए इसका नाम पड़ा रिपोर्टिंग क्लॉज, यानी रिपोर्ट करने वाला हिस्सा, और इसका नाम पड़ा रिपोर्टेड स्पीच, मतलब रिपोर्ट किया हुआ हिस्सा। इतना आप समझ गए? अब इतना ग्रामेटिकली आप रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब इतना जान गए। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये ग्रामेटिकली टेक्निकल वर्ड है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? ये तो डायरेक्ट स्पीच है, अब इसको हमको चेंज करना है। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच को हम लिखेंगे RS, अभी से रिपोर्टेड स्पीच को हम लिखेंगे RS, और रिपोर्टिंग वर्ब को हम लिखेंगे RV। इसको आप दिमाग में रख लीजिए, छोटा सा चीज़ है, आगे पूरा लिखना तो उतना में तो एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आपको हम ये नीचे वाले हिस्से को मिटा रहे हैं। अब इसको हमको बदलना है, किसमें? डायरेक्ट स्पीच में है, इसको हमको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहां पर लिखा हुआ है प्रभात सेज टू मी। अब आप ध्यान देना है, नंबर 1 क्या, अभी आज हम आपको बोल के सिखा रहे हैं, फिर रूल्स भी लिखाएंगे। नंबर 1 रूल्स क्या है चेंज करने में? क्या लिखोगे आप कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट लगा हो तो से को टेल में बदल देंगे। से को टेल में बदल देंगे। तो चलो यहां ऑब्जेक्ट लगा है ना, से है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कह रहा है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट लगा हो, ऑब्जेक्ट लगा है तो से बदलाएगा किस में? टेल में। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगा होगा तो से टेल में नहीं बदलाएगा, से ही रह जाएगा। वो अगले एग्जाम्पल में समझाएंगे, ठीक। अब इतना को बदल लेते हैं पहले। तो प्रभात सेज टू मी किस में बदल जाएंगे? प्रभात टेल्स में। तो अब इसको हम बदल देंगे। तो यहां हो गया प्रभात टेल्स मी, और जब ये टेल लगाएंगे तो से के बाद टू लगा हुआ है, वो टू नहीं लगेगा, हो जाएगा प्रभात टेल्स मी। और इन्वर्टेड कॉमा को अब हटा देंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दूसरा पॉइंट क्या करेंगे हम? इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। तो अब क्या हो जाएगा? अब क्या लिखाएगा? प्रभात टेल्स मी दैट। टेल्स मी दैट तक हम आ गए। अब हम क्या करेंगे? अब फिर अगला रूल बदलाएगा। ये 2 रूल तक तो आ गया, प्रभात टेल्स मी दैट तक। अब तीसरा नियम क्या होगा वो देखिए। यहां पर देखिए, अब इस सेंटेंस को आप यहां आई, पर्सन पर आइए, प्रोनाउन पर आइए। क्या होता है? प्रोनाउन बहुत तरह के होते हैं, 9-10 तरह के होते हैं। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन,
और पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो कौन कौन होता है? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। और इनके केस भी होते हैं, उस पर भी हम लोग आएंगे। अब पर्सनल प्रोनाउन है, अब हर पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन भी होता है, सेकेंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? आई और वी, आई सिंगुलर, वी प्लूरल। सेकेंड पर्सन कौन होता है? यू, यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है। थर्ड पर्सन कौन हो गया? ही, सी, इट सिंगुलर हो गया, और ही, सी, इट का प्लूरल क्या होगा? दे होगा। अब पर्सन कितने? 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये चीज यहां पर आप देखिए, एक फॉर्मूला होता है 1, 2, 3 बाय SON। 1, 2, 3 बाय SON, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये क्या है देखिए, ये 1, 2, 3 को आप मान लो कि ये हिस्सा किसका है? रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा है। रिपोर्टेड स्पीच कौन हो गया? ये वाला हिस्सा। और SON को मान लो आप कि ये रिपोर्टिंग क्लॉज का हिस्सा है, यानी कि रिपोर्टिंग क्लॉज कौन हुआ? ये वाला। अब इसको ध्यान से समझो, यहीं पर खेला है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में 1 मतलब फर्स्ट, 2 मतलब टू, तो समझ रहे? फर्स्ट 1 मतलब यहाँ ये एक मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब सेकेंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन, S मतलब सब्जेक्ट, O मतलब ऑब्जेक्ट, N मतलब नो चेंज। दिमाग में रखिए इस चीज को आप। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में इस हिस्से में कोई फर्स्ट पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। इसीलिए यहाँ लिखिए RC यानी रिपोर्टिंग क्लॉज। ये रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग क्लॉज के या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक है, इसको आप RC को RD भी रख सकते हो, यहाँ से काम आपका चल जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और अगर इस साइड में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन है तो N मतलब नो चेंज, उसका कोई चेंज नहीं होगा। अब चेंज करते हैं तो आप समझ जाइएगा, एग्जाम्पल से बिना आप समझ नहीं सकते हैं। अब मान लो दैट तक हम आ गए। अब यहाँ हमको पर्सन चेंज करना है। पर्सन चेंज करना है तो क्या हमने पढ़ा? इस साइड का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, नहीं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ दिया हुआ है। अब आई है फर्स्ट पर्सन, है कि नहीं? ना आप जानते होइएगा आई फर्स्ट पर्सन है। और सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है? प्रभात। प्रभात का प्रोनाउन फिर क्या होगा? ही। तो क्या हो जाएगा? दैट, ही। आई के साथ टाइम लगा तो ही के साथ क्या लगा? इज, ही इज। अब योर कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से बदलाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो योर चूंकि पोसेसिव प्रोनाउन में है, यू का योर है, तो मी का क्या हो जाएगा? माई। तो हो जाएगा ही इज माई टीचर। अब ये था डायरेक्ट स्पीच, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच से हम लोगों ने अभी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया। किसको? इसमें क्या क्या हमने चेंज किया, अब फिर गौर कीजिए आप, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। नरेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का, बहुत चीज इसमें बदलना पड़ता है, बहुत चीज को ध्यान में रखना पड़ता है। फिर हम इसको दोहरा रहे हैं। ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच को हम कैसे पकड़ेंगे? क्योंकि वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मिलेगा, इसलिए वो डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको हमको कह रहा है एग्जाम में कि इनडायरेक्ट में चेंज करो, तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे रिपोर्टिंग वर्ब पर कि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा है या नहीं लगा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो आपने क्या पढ़ा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट लगा हो तो से को टेल में बदल देंगे। तो हमने यहाँ बदल दिया, प्रभात टेल्स मी। यहाँ तक आ गए हैं।
फिर हमने क्या कहा कि इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और उसके जगह पर क्या लगाएंगे, दैट। यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के को हटा देंगे और लिख देते हैं, हटा देंगे और दैट लगा देंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया यहां पर और उसके जगह आ गया क्या, दैट। अब बारी है रिपोर्टेड स्पीच में चेंज की। रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले हम पर्सन चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यहां लिखा हुआ फर्स्ट पर्सन के नीचे सब्जेक्ट, किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, प्रभात। तो प्रभात का प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो यहां आ गया ही, आई के साथ एम, तो ही के साथ इज। और अब यहां है योर। योर है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो ऐसा नहीं कि मी है तो यहां हम मी लिख देंगे, नहीं। ये ध्यान देना है कि किस केस में है। तो केस 3 होते हैं, जस्ट इसके बाद हम आपको बताएंगे। ये है पोसेसिव केस में, तो ये भी आएगा पोसेसिव केस में। मी का पोसेसिव केस होता है माई, तो हो गया माई टीचर। अब आपने देखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने इसको बदला। ये एक सिंपल सा चीज अभी हमने आपको बताया। अब लड़का इसमें फंसता कहाँ कहाँ है। सबसे पहले अभी हम लोगों ने जो पर्सन चेंज किया, पर्सन चेंज करने में आपको केस की जानकारी होनी चाहिए कि केस कैसे होता है, केस होता क्या है। तो हम केस के बारे में आपको थोड़ा सा भी बताते हैं, यहाँ तक आप जान गए। अब केस जब तक आप नहीं जानिएगा तो लड़का क्या होता है, यही योर का ये माई कैसे हो गया, ये उसको समझ में नहीं आता है। कभी मी का आई हो जाएगा, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको केस जानना जरूरी है। और केस होता क्या है इसको हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। इसको अभी हम मिटा रहे हैं पूरे हिस्से। केस होता है प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का, और नाउन का भी केस होता है, लेकिन पहले आप प्रोनाउन का जानिए। केस केस होते हैं 3, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। केस हो गए। अब हम पूरा एक फ्रेम बना के आपको बता देते हैं। केस हो गए 3। नंबर 1 जो हुआ वो हुआ नॉमिनेटिव केस। नंबर 2 जो हुआ वो हुआ पोसेसिव केस। और नंबर 3 जो हुआ वो हुआ ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। अब ये पोसेसिव केस जो है इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। नंबर 1 जो हुआ वो हुआ, थोड़ा शॉर्ट करके यहां लिख रहे हैं, पोसेसिव प्रोनाउन। और दूसरा जो हिस्सा हुआ वो हुआ पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। जब हम बताएंगे क्लियर करके तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब मान लो आप कि ये है नॉमिनेटिव केस, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं यहां। अभी हम लोग प्रोनाउन का केस सीख रहे हैं। नंबर 1 जो नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या हुआ कि वो सारा प्रोनाउन जो सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आता है उसको हम नॉमिनेटिव केस में रखते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ हुआ पहला प्रोनाउन हमने लिया आई। आई आप गौर करो किसी भी सेंटेंस में जब भी आएगा सब्जेक्ट के रूप में आएगा। आई बीट यू,
मैं तुम्हें पीटता हूँ। आई क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सेंटेंस में जो करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो आई हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में हमेशा आएगा इसलिए नॉमिनेटिव केस में आ गया। इसी आई का पोसेसिव प्रोनाउन होता है माइन, और इसी आई का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है माई, और इसी का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। पोसेसिव केस, पोसेशन का मतलब होता है वह केस जो अधिकार होता है। अब ये केस की जरूरत क्यों पड़ी इसको हम अपने हिसाब से आपको बता रहे हैं। केस किसका है? आई का। आई का ही 4 नाम देने का क्या जरूरी पड़ गया? आई, माइन, माई, मी। इसलिए पड़ गया कि मैं हूं प्रभात कुमार, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आप हमारे स्टूडेंट हो, आप मुझे क्या कहते हो? प्रभात सर या सर जी कह के मुझे बुलाते हो। लेकिन अगर हम अपने बेटे के पास जाएंगे तो उनको प्रभात कह के बुलाएगा, या प्रभात सर नहीं, वो कहेगा पापा। हम अपने नौकर के पास जाएंगे वो हमको कहेगा मालिक। अपने पत्नी के पास जाएंगे तो वो कहेगी ये जी, वो जी, कुछ भी कह सकती है, बल्कि अभी तो नाम लेके भी लोग पुकारते हैं। लेकिन जो भी हो, अब गौर करो, मैं एक ही हूँ, प्रभात कुमार ही हूँ, लेकिन कहीं पर मैं मालिक हूँ, कहीं पर मैं टीचर हूँ, कहीं पर मैं फादर हूँ, कहीं पर मैं हस्बैंड हूँ तो प्रभात कुमार ही। वैसे ही है ये आई, लेकिन जहां पर वो प्रोनाउन के रूप में अधिकार दिखाएगा तो आई हो जाएगा माइन। जहां एडजेक्टिव के रूप में अपने आप को दिखाएगा, अधिकार दिखाएगा एडजेक्टिव के रूप में, वहां माई हो जाएगा। और जैसे सब्जेक्ट के रूप में आई आता है हमेशा, वैसे ही ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा मी आएगा। अब एग्जाम्पल से पहले हम इस चारों को आपको समझा देते हैं, तब बाकी पूरा केस हम इस पर लिखेंगे। अब पहले एग्जाम्पल से आप समझो इसको। मैं इस लकीर को थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूँ, इसको समझना बहुत जरूरी है बाबू। केस को, केस नहीं समझोगे, टेंस नहीं समझोगे, नरेशन जिंदगी में बनाने नहीं आएगा, गारंटी है। अब केस को समझो। इस चारों को मैं सेंटेंस में, 4 सेंटेंस में लिख के तुमको बता रहा, आप लोगों को बता रहा हूं। नंबर 1 मैं यहां लिखता हूं आई बीट यू, ठीक है। दूसरा मैं लिखता हूं ही बीट्स मी। तीसरा लिखता हूं मैं दिस इज माई पेन, और फिर मैं लिखता हूं दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। अब देखो ये चारों सेंटेंस में ये चारों केस आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब यहां देखो आई बीट यू, आई यहां किस रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में है, और यू किस रूप में है? ऑब्जेक्ट के रूप में है। अब फिर देखो ही बीट्स मी, ही क्या है? सब्जेक्ट। ही पीटता है, तो मार खाने वाला कौन? मैं। तो चूंकि मैं यहां पर मारता नहीं, यहां पर मार रहा था, यहां पर मैं मार खा रहा हूं, यानी ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? मी। कहने का मतलब कि आई जब भी आएगा तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, मी जब भी आएगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में। कहीं लिखा हुआ देखे हो मी बीट यू? नहीं, क्या मिलेगा? आई बीट यू। और कहीं पर लिखा हुआ देखे हो ही बीट्स आई? नहीं, ही बीट्स मी। अब आइए आप, दिस इज माई बुक, माई पेन, इसको हमने लिखा पोसेसिव एडजेक्टिव। क्यों लिखा? बहुत सारे लड़के से पूछे वो माई क्या है, तो बता देगा ये माई प्रोनाउन है। नहीं नहीं नहीं, आप ही गलती मत करना। माई एडजेक्टिव है, और माई कभी अकेले नहीं आ सकता, वो जब भी आएगा तो किसी नाउन के साथ आएगा, और नाउन के बारे में जो विशेष बताता है उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो चूंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, पेन क्या है? नाउन है, और इस पेन के बारे में क्या बता रहा है? किसके कलम? मेरी कलम। तो कलम की विशेषता बता रहा है, ये अधिकार बता रहा है मेरी कलम है, इसलिए माई क्या है? पेन से पहले आया, और अधिकार बता रहा है, इसलिए माई क्या हो गया? पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। और मी के बारे में आप यहां जानेंगे, दिस पेन इज माइन, यह कलम
मेरी है। और यहाँ माइन अकेले आया है, इसके साथ नाउन नहीं लगा हुआ है, तो माइन क्या है? प्रोनाउन है। किसके लिए आया? आई के लिए आया, ये बताने के लिए यह कलम किसकी है? मेरी है। तो अब आप इस हिसाब से जान गए कि नॉमिनेटिव केस क्या है, पोसेसिव केस का दो भाग, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है। अब बाकी सबका हम यहाँ पर लिख रहे हैं और फिर थोड़ा सा हमको बताना पड़ेगा, वो मैं फिर बताऊंगा। अब आप आओ, आई हो गया, आई का प्लूरल क्या हो गया? वी। वी का पोसेसिव फिर खींच देते हैं, वी का ये लाइन फिर पूरा कर देते हैं। वी का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा? आवर्स। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? आवर। और इसी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया अस। आवर्स में ध्यान रखिएगा, आवर्स ऐसे ही दिखाता है, कभी कभी लोग इसमें कॉमा दे देते हैं, गलत हो जाएगा। आवर्स बिना कॉमा का लिखाता है, ध्यान रखिएगा। अब आया, ये तो फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकेंड पर्सन में कौन हो गया? यू, सब्जेक्ट के रूप में। यू का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा? योर्स। इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? योर। और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है यू। अब कहोगे सर यहाँ तो चक्कर है, सब्जेक्ट भी यू, ऑब्जेक्ट भी यू, कैसे पता करेंगे कि ये नॉमिनेटिव केस में है कि पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? एग्जाम्पल से समझ लो, क्लियर हो जाएगा। अगर हम यहां लिखते हैं यू बीट मी और फिर लिखते हैं आई बीट यू। अब यहां गौर करो, यू बीट मी, तुम मुझे पीटते हो, पीटने वाला कौन? यू। तो करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट। तो यहां पर यू क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। लेकिन यहां पर हमने लिखा आई बीट यू, मैं तुमको पीटता हूं, तो पीटने वाला मैं हो गया ना, पिटाने वाला यू हो गया। तो यहां पर पीट रहा था, यहां पर पिटा रहा था, तो पिटाने वाला ऑब्जेक्ट होता है। कर्म का फल जिस पर पड़े वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर यही यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, और यहां पर यही यू सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हुआ नॉमिनेटिव केस को आप ऐसे लेकर चलो। अब आ गया थर्ड पर्सन में, आओ। ही का पोसेसिव प्रोनाउन होगा हिज, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव भी हिज, और इसका नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस भी होगा, वो होगा हिम। अब फिर चक्कर है, पोसेसिव प्रोनाउन भी हिज, पोसेसिव एडजेक्टिव भी हिज। कैसे पता करेंगे प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? तो फिर एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हम लिखते हैं दिस इज हिज पेन, अभी अभी हमने आपको बताया कि पोसेसिव एडजेक्टिव बिना नाउन का नहीं आता है, अकेले कभी नहीं आ सकता, और पोसेसिव प्रोनाउन कभी भी नाउन के साथ नहीं आ सकता। तो यहाँ हिज के साथ क्या है? पेन लगा हुआ है। पेन क्या है? नाउन है। तो सीधा दिमाग लगाइए, हिज क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ हिज क्या हो गया? पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ लिखते हैं दिस पेन इज हिज, अब इस हिज के बाद कोई नाउन है? नहीं है। तो नाउन नहीं है तो ये एडजेक्टिव हो नहीं सकता है। इसलिए क्या हो गया? ये हो गया पोसेसिव प्रोनाउन और ये हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव। क्लियर? चलिए, अब आ गया सी। सी का पोसेसिव प्रोनाउन हर्ष, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव हर, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी हर। अब फिर चक्कर है कि ये हर ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव भी है, ये हर ऑब्जेक्ट भी है। इसको कैसा पता करेंगे? तो फिर एक एग्जांपल देखो। अगर हम लिखते हैं दिस इज हर पेन, और यहां लिखते हैं ही
टीचर्स हर। अब दिस इज हर पेन, पेन नाउन है, उसके पहले हर आया तो हर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो यहाँ हर क्या हो गया? पोसेसिव एडजेक्टिव। लेकिन ही टीचर्स हर, वह उसको पढ़ाता है, पढ़ाने वाला ही सब्जेक्ट हो गया और जो पढ़ता है वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो हर क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। तो आप समझ गए दोनों का भी अंतर। अब आइए आप ही सी, अब आ गया इट। इट का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स, और यू की तरह ही इट का ऑब्जेक्ट भी होता है इट। तो जैसे आपने यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एग्जाम्पल से समझा, उसे आप इट का भी समझ लीजिएगा। अब आया लास्ट में थर्ड पर्सन का प्लूरल, वो क्या हो गया? दे। दे का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा? डियर्स। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? डियर, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम। ऑब्जेक्टिव केस होगा देम। अब मैं समझता हूं कि आप केस को समझ गए, अब ये समझाने की जरूरत क्यों पड़ गई? अब आप आइए उस एग्जाम्पल पर, फिर हम आते हैं। अब इतना तो आप समझ गए, अब हम आते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो हम थोड़ा सा गलती कर गए, स्पेस हमको बचाना चाहिए था। हम फिर समझा देते हैं इस केस को, आप दिमाग में रखिएगा। अभी जो हमने पर्सन चेंज पढ़ा, अगर आप कॉपी पर नोट किए होइएगा, नहीं नोट किए होइएगा तो ये दिमाग में आपको होगा कि 3 केस बताए हैं। अब हम क्या करते हैं कि आपको समझा ही देते हैं इस चीज़ को। मान लो कि हम इस पंक्ति को मिटा रहे हैं, ठीक है, और मिटा करके हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिया नॉमिनेटिव केस, और यहाँ पर हमने लिख दिया ऑब्जेक्टिव केस। आप पढ़िए तो थोड़ा सा कॉपी पर भी नोट कीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। अब देखो कि हम यहाँ लिखते हैं He said to me, I help you। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है और उसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। मान लो हमने चेंज किया, अब यहाँ क्या है? से है रिपोर्टिंग वर्ब। आप गौर कीजिए, पीछे से है रिपोर्टिंग वर्ब और इसमें ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, इसलिए से बदल जाएगा किसमें? टेल में। तो यहाँ क्या लिखाएगा? ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या लगेगा? दैट। आप पहले पढ़ चुके हैं। अब पर्सन चेंज होगा। आई कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही, तो यहाँ आई की जगह आ गया ही। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन है, सिंपल प्रेजेंट है, ही 1 का यूज है, ही के साथ V5 लगता है, तो ही हेल्प का क्या हो जाएगा? हेल्प्स। ही हेल्प्स। यू है सेकेंड पर्सन, आप पहले पढ़ चुके हैं। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो यहाँ चूंकि मी भी ऑब्जेक्टिव केस में है, यू भी ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए मी का यहाँ हो गया मी। यानी कि पर्सन तो चेंज होगा लेकिन सेम केस में चेंज होगा। यहाँ मी किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। यू किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। अब पर्सन चेंज होगा लेकिन जो जिस केस में रहेगा उसी केस में चेंज होगा। यू है ऑब्जेक्टिव केस में, तो मी भी ऑब्जेक्टिव केस में अगर नहीं रहता तो उसको अनलाया जाता। लेकिन अब देख लो आप, यू भी है ऑब्जेक्टिव केस में और मी भी है ऑब्जेक्टिव केस में, उसी केस में चेंज हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपका। He says to me, I am your master. He says to me, I am your master. मैं तुम्हारा मालिक हूं। अब इसको चेंज करेंगे, फिर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तो ही क्या हो जाएगा?
he tells me, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या लगेगा, दैट आई है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही आ गया, ही आई के साथ है तो ही के साथ इज। अब देखो योर क्या है, योर है सेकेंड पर्सन, लेकिन है किस में, योर के बाद मास्टर है, नाउन लगा हुआ है। योर क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव में है, तो योर सेकेंड पर्सन है पोसेसिव एडजेक्टिव में, तो सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो चूंकि योर पोसेसिव एडजेक्टिव है तो मी भी आएगा तो यहाँ जरूर, लेकिन आएगा किस रूप में, पोसेसिव एडजेक्टिव में, तो मी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई, इसलिए यहाँ हो जाएगा ही इज माई मास्टर। कहने का मतलब पर्सन तो चेंज होगा, लेकिन जिस केस में ये है उसी केस में चेंज होगा। अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर कैसे चेंज हुआ। अब एक चीज और बच गया था कि यहाँ तो ऑब्जेक्ट है तब, अब ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो क्या होगा। अब देखो अगला एग्जाम्पल, he says I am a player, वह कहता है मैं एक खिलाड़ी हूं। अब इसको चेंज करना है। आपको पहले मैंने बताया कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में यह ध्यान देते हैं कि उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा है कि नहीं। यहाँ ऑब्जेक्ट लगा है, नहीं लगा है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहे रिपोर्टिंग वर्ब में लगा हुआ तो से को टेल में नहीं बदलेंगे। अब इसको जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही सेज, इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, ही हो गया आई के साथ है, ही के साथ इज, ही इज अ प्लेयर, ही इज अ प्लेयर। तो अभी आज पहला दिन था नरेशन का, इसमें जो टिपिकल चीज़ था, इम्पोर्टेंट चीज़ था, वो मैंने आपको बताया। अभी नरेशन जब शुरू किए हैं तो ये कम से कम 8-9 क्लास तो चलेगा ही, और बारीकी से इसको समझते चलिए। और अगर प्रॉब्लम हो तो हमको आप कमेंट भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको आप ध्यान से पहले देखिए। ओके, तो आज का क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं। फिर हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल को अगर पसंद पड़ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त लोग को बताइए कि नहीं भाई ये बड़ा ढंग से पढ़ाई हो रही है, हमको समझ में आ रहा है, उनको उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए। और क्यों, ताकि इस उम्र में भी मेरा मनोबल बना रहे। ओके, थैंक यू, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।